देखो राजू, सूरज उगा नहीं कि तुम्हारा जीजा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने आ गया। आज फिर कुछ मांगने आए होंगे इस घर के बड़े दामाद जी। अरे माँ, ये आज का है क्या? अब परसों की बात ले लो। मैंने नया मोबाइल खरीदा नहीं तो परसों जीजा जी मेरा मोबाइल लेकर चले गए। अरे वो इतने प्यार से मांगते कि मना भी नहीं कर पाता। राकेश राजू की बड़ी बहन सीता का पति है। जब से सीता और राकेश की शादी हुई है तब से लेकर आज तक हर दूसरे तीसरे दिन राकेश मुंह उठाकर अपने ससुराल आ जाता है अपने साले को ठगने। उसे देखकर राजू और उर्मिला एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी भाई लागू माँ जी, कैसे हो साले साहब, अभी तक ऑफिस नहीं गए? हाँ, गलती हो गई। चला जाता तो अच्छा होता, कम से कम सुबह सुबह कंगाल करने वालों से मुलाकात तो नहीं होती। कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप बताइए क्या लेने आना हुआ? मेरा मतलब है आज कैसे आना हुआ? परसों आप सीता की पर्स लेने आए थे जो वो 5 दिन पहले यहाँ मायके में भूल गई थी। आज क्या लेने आए हैं? ऐसा थोड़ी ना है साले साहब, 11 बार मैं काम से आता हूँ। अरे ये घर सिर्फ मेरा ससुराल नहीं है, ये घर तो मेरे लिए मंदिर है, मंदिर। यहाँ मेरे परम पूजनीय सास ससुर, अरे सास ससुर क्या, माता पिता रहते हैं, मैं उनका बेटा हूँ। वैसे वो क्या कर रहे हैं, वो ठीक तो है ना? ये जाने बिना ना मेरा मन नहीं लगता, इसलिए चला आता हूँ हर 2 दिन बाद यहाँ। आए बड़े हाल जानने वाले। राजू भैया, आजकल आपके हाथ कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लगता है ये चमक आपकी घड़ी की है। ओहो, बड़े ही अच्छी कंपनी की और महंगी लग रही है। मेरे बर्थडे पर मेरे बॉस ने गिफ्ट किया। बड़े किस्मत वाले हैं जो आपके आसपास इतने महंगे महंगे तोहफे देने वाले लोग हैं। हमारा आपकी जैसा नहीं है ना, हमें तो इतने महंगे तोहफे कोई देता नहीं। और ये घड़ी तो इतनी महंगी है कि मेरी 2 महीने की सैलरी भी कम पड़ जाएगी। खैर, लगता है हाथ में महंगी घड़ी पहनने का सपना सपना ही रह जाएगा। अच्छा, वैसे मैं क्या कह रहा था कि अब आपके पास इतनी महंगी घड़ी है तो वो आपकी पुरानी घड़ी वैसी बेकार पड़ी होगी ना? अगर वही घड़ी मेरे हाथों पर लग जाए तो मेरे हाथ भी आपके जैसे चमकने लगेंगे, है कि नहीं? सोनल, जीजा जी को वो मेरी पुरानी घड़ी दे देना, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, निकलता हूँ। अरे धन्यवाद साले साहब, धन्यवाद। आप सच में मेरे बड़े भैया जैसे। आपसे कुछ मांगा है और मिला नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। अभी तो इस कुछ साल पुरानी घड़ी से ही काम चला लूंगा, उसके बाद शाम के वक्त। अरे वो हर दूसरे दिन कुछ न कुछ मांगते हैं और आप दे देते हो। देने के बाद आपको पछतावा होता है, फिर कुछ देने के लिए हाँ ही क्यों कहते हो? सीधा मना नहीं कर सकते? आपको आपके बॉस ने कुछ दिया है, इसका मतलब क्या आप आपका पुराना सब कुछ उन्हें दे देंगे? अरे अभी अभी ऑफिस से आया हूँ, बेवजह माथा क्यों गरम कर रही हो मेरा? अभी तो सिर्फ एक बहन की शादी हुई है और पहले ही जीजा ने आपका ये हाल कर दिया है। न जाने क्या होगा जब हमारी गीता भी ब्याह करके किसी और घर में चली जाएगी और उसका पति भी सीता के पति जैसा ही निकलेगा, आपको ठगने वाला। अरे एक ऐसा है, मतलब क्या सब ऐसे ही होंगे? ये सारी बातें छोड़ो और मेरे लिए खाना गरम करो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। कुछ दिनों बाद। इस दुनिया में लोग कम है मेरा दिन खराब करने के लिए, जो अब ये नई मुसीबत मेरा सर खाने आ गई है। प्रभाकर और उर्मिला अपने आंगन में पौधों को पानी दे रहे थे। राजू आंगन में मस्त कुर्सी पर बैठकर रविवार के दिन आराम से अपनी चाय पी रहा था। तभी अपनी स्कूटी लेकर राकेश हमेशा की तरह सुबह सुबह अपने ससुराल पहुंच जाता है। राकेश स्कूटी से उतरते हुए किसी को गुस्से में कोस रहा था। उसे देखकर प्रभाकर जी कहते हैं, ओ दामाद जी, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हो, आज आपको इतना गुस्सा किसने दिला दिया? कुछ दिन पहले मैंने दी हुई घड़ी बंद पड़ गई है क्या? भैया, आपने दी हुई घड़ी भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये खटारा स्कूटर चालू होने के लिए इसे आधा घंटा लगता है और रास्ते में 4 बार बंद पड़ती है। 15 मिनट की दूरी पर जाना होता है तो आधा घंटा लग जाता है। मैं ना बिल्कुल परेशान हो गया हूँ इस स्कूटर से। कभी कभी तो लगता है कबाड़ में बेच दो और नई बाइक खरीद लो। जीजा जी, इसे बेचकर कुछ ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, और रही नई बाइक की तो नई बाइक तो बिल्कुल नहीं आएगी। अरे नई बाइक से याद आया, आपकी बुलेट बहुत सुंदर है। 4 महीने हो गए होंगे ना आपको ये बुलेट खरीदी किए हुए? हाँ, 4 महीने तो हो गए, और 4 महीने में 400 बार आप मेरी बुलेट की तारीफ भी कर चुके हैं। अब क्या करूं, खरीद तो नहीं सकता, तारीफ करके ही मन भर लेता हूँ। आपकी बुलेट मेरी बुलेट जैसी तो है, आप मेरे बड़े भैया जैसे हो। मैं इस घर की चीजों को कभी पराया मानता ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना बड़ी दया आती है। आपको हमारी दया आती है? क्यों? अरे आपकी दया क्यों आएगी, भगवान की कृपा से आपका तो सब कुछ कुशल मंगल है। मुझे तो दया आपकी इस पुरानी बाइक की आती है। देखिए ना, जब से इस घर में नई बुलेट आई है किसी का बेचारे की तरफ ध्यान ही नहीं है, धूल से पूरी तरह लिपट गई है।
हाँ, आपकी बात तो सही है। जब से ये बुलेट आई है मेरा इस बाइक की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। आजकल कहीं भी जाना हो तो मैं बुलेट पर ही चला जाता हूँ, इसलिए बाइक का काम नहीं पड़ता तो उसे साफ भी नहीं करता। मैंने सोचा था इसे बेच दूं, लेकिन इस बाइक के साथ मेरी काफी भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए ऐसे ही किसी के हाथ में नहीं दे सकता। अरे फिर ऐसे ही किसी को मत दीजिए, बेचना ही है तो अपने भैया को दे दीजिए। भैया को? हाँ, छोटे भैया को, मतलब मुझे। मैं आपकी बाइक का अच्छे से ध्यान रखूंगा, रोज साफ करूंगा और इस बाइक का बिल्कुल आपकी तरह ध्यान रखूंगा। अब आपके पास नई बाइक है, मैं भी इस खटारा स्कूटी से परेशान हो गया हूँ। अगर आप ये बाइक मुझे दे देंगे तो मुझे स्कूटी से छुटकारा मिल जाएगा और आपकी बाइक भी ठीक ठाक रहेगी। अरे जीजा जी, इतना घूम फिरा कर बात करने की क्या जरूरत है? साफ साफ बोलो ना, साले साहब आपने नई बाइक खरीदी है तो आपकी पुरानी बाइक मुझे दे दीजिए। अरे उसमें साफ साफ कहने जैसा क्या है? बड़ा भाई कुछ खरीदता है तो उसका फायदा छोटे भाई को ही होगा ना। वैसे आज मैं दूसरे गांव जा रहा हूं तो आपकी बाइक की चाबी दे दीजिए। और हाँ, अब ये बाइक मैं ही रख लूंगा, वैसे भी आपको इसकी जरूरत तो है नहीं। राजू के चाबियों के गुच्छे में लगी हुई पुरानी बाइक की चाबी राकेश निकालता है और जल्दी जल्दी में वहां से निकल जाता है। राजू, उर्मिला और प्रभाकर उसकी तरफ देखते रह जाते हैं उसके जाने के बाद। लो, आज फिर 2-4 प्यारी प्यारी बातें की और 1-1.5 लाख की बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। अभी तक तो छोटी मोटी चीजों पर डोरे डालता था, आज सीधा बाइक उठाकर चला गया। माँ पापा भैया भैया करते रहता है और जो उसे चाहिए वो लेकर चला जाता है। सच में हद करता है ये आदमी, जब भी यहाँ आता है कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। अभी तक तो छोटी मोटी चीज, पुराने मोबाइल, पुरानी घड़ी, पुराने कपड़े वही हड़प रहा था। आज तो सीधे तुम्हारी बाइक ही लेकर गया। न जाने कौन से मुहूर्त में हमने हमारी बेटी ऐसे आदमी के साथ ब्याही। बस करो माँ, आप ही लेकर आई थी इसका रिश्ता सीता के लिए, तब तो बड़ी तारीफ कर रही थी। मैंने खुद सुना था, अब उसके परिणाम देख लिए। अब गीता के लिए लड़का मैं ही देखूंगा, अच्छे खानदान का, अच्छे घर का, सब कुछ सोच समझ कर, देख परख कर आगे बढ़ूंगा। सीता के टाइम पर हमने जल्दबाजी में निर्णय लिया था, लेकिन इस बार सब कुछ सोच समझ कर करेंगे। कभी ये कभी वो, राकेश अपने साले से कुछ न कुछ मांगती रहता था और वो इतने प्यार और इतना मासूम चेहरा करके मांगता कि राजू भी उसे मना नहीं कर पाता था। सीता की शादी बड़े ही जल्दबाजी में हुई थी, इसलिए उन्हें लग रहा था कि राकेश के बारे में उन्होंने ज्यादा जान पहचान नहीं की, इसीलिए ऐसा लोगों को ठगने वाला इंसान उनके नसीब में आ गया है। इसीलिए राजू अपनी छोटी बहन गीता के लिए अच्छे खानदान का लड़का ढूंढना चाहता था, वो भी सब कुछ देख कर परख कर। इस बार राजू कोई भी गलती या जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। एक के बाद एक लड़के राजू अपनी छोटी बहन गीता के लिए देख रहा था। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए और देखते देखते 1 साल बीत गया। पिछले 1 साल में कम से कम 200 से ज्यादा लड़के राजू अपनी छोटी बहन गीता के लिए देख चुका था। 200 से ज्यादा लड़के देखने के बाद, हर तरफ जान पहचान करने के बाद, राजू गीता के लिए वीरेंद्र को पसंद करता है। वीरेंद्र अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का है। अगले कुछ ही महीनों में बड़े ही धूमधाम से वीरेंद्र और गीता की शादी हो जाती है। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक था। कुछ महीनों बाद ऐसे ही सुबह के टाइम पर आंगन में बैठकर राजू, उर्मिला और प्रभाकर चाय का आनंद ले रहे थे, तभी नए दामाजी मतलब वीरेंद्र जी अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। हाँ, तो ऐसा है, शादी होकर 6 महीने हो गए लेकिन पग फेरे के बाद सीधा अभी आया। नहीं तो बड़े दामाजी जब देखो तब मुंह उठाकर अपने ससुराल चले आते हैं। सही कहा आपने। अब आए हैं छोटे दामाद जी तो मैं उन्हें 2-4 दिनों के लिए रोक लेती हूँ। वीरेंद्र को घर में आता हुआ देखकर प्रभाकर और उर्मिला एक दूसरे से वीरेंद्र को लेकर चर्चा कर रहे थे, आपस में उसकी तारीफ कर रहे थे। पाए लागू पापा जी, माँ जी, पिछले 6 महीने में आपका ये इलाका कितना बदल गया है। हमारे घर के सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। किसकी है वो बिल्डिंग? अरे दामाद जी हमारी है, अभी पिछले महीने ही काम शुरू किया था। गीता को बताया था फोन पर, वो आपको बताना भूल गई होगी शायद। एक साथ राजू इतना कुछ करता रहता है कि कब क्या चल रहा है हमें भी पता नहीं होता। माँ जी, एक बार ये घर बन जाए तो मैं आपको इसे बेचने के लिए अच्छा ग्राहक दूंगा। मेरी बहुत जान पहचान है लोगों में। अब कल का ही ले लो। एक पार्टी को मैं 10 लाख का फायदा करवा दिया, उन्होंने मुझे 7 लाख तो ऐसे ही दे दिए। अब तो मेरे घर के हो, मैं हमारा ये घर गुणा फायदे में बेचूंगा। वीरेंद्र की बात सुनकर उर्मिला कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है। उसे लगता है कि वीरेंद्र उसका बहुत बड़ा फायदा करवाने वाला है, इसलिए जमीन के सारे पेपर वीरेंद्र को सौंप देती है। कुछ महीनों बाद, अरे दामाद जी हमारे सामने वाले बिल्डिंग में तो कोई रहने भी आ गया। मैं पिछले 15 दिन से आपको फोन कर रही हूँ, आपका कुछ अता पता ही नहीं। घर कितने में बेचा, किसको बेचा, हमें कुछ तो पता होना चाहिए।
अरे माँ जी, आपको क्या जरूरत है चिंता करने की? वो सब देखने के लिए आपका ये बेटा भी है ना। आपने मुझे घर सौंप दिया, आप तो निश्चिंत हो जाइए। अब आपका घर कोई घाटे में नहीं बेचा है मैंने, अच्छी खासी कीमत आई है आपके घर की। अब उसके जो भी पैसे हैं वो मेरे पास हो या आपके पास, बात तो एक ही है ना। चलो रखता हूँ, एक और घर बेचने के लिए पार्टी सामने खड़ी है। हाँ, क्या हुआ श्रीमती जी, आपके चेहरे पर इतना टेंशन क्यों? क्या कहा दामाद जी ने? कौन है ये लोग जो हमारे घर में रहने आ गए? अब क्या ही बताऊं, हमारा पहला दामाद हमारे बेटे को लूट रहा था। साले साहब कहकर उसके आगे पीछे मंडरा रहा था और उसकी छोटी छोटी चीजें हड़प रहा था। हमने सोच समझकर दूसरी बेटी की शादी की, उसके लिए अच्छे खानदान का लड़का ढूंढा, लेकिन ये तो उसका भी बाप निकला। वो छोटी मोटी चीजों पर डोरे डाल रहा था, लेकिन इसने तो हमारी 50 लाख की प्रॉपर्टी ही हड़प ली और मेरे गहने भी। अरे क्या हुआ, ठीक से बताओ। प्रॉपर्टी का तो सब कुछ मेरे सामने ही हुआ है, आपने उसे सारे पेपर दिए, लेकिन ये गहनों का क्या मामला है? अरे पूछिए मत, मैंने उन्हें जमीन के लिए कागजात दिए थे, लेकिन उनसे कहा था कि कुछ भी करने से पहले हमसे या राजू से एक बार बात कर ले, लेकिन उन्होंने तो अपनी मनमानी कर ली। और अभी मैंने उन्हें पैसों के बारे में पूछा तो कहने लगे मैं कोई पराया थोड़ी ना हूँ, आपके पैसे मेरे पैसे अलग थोड़ी ना है, पैसे आपके पास रहे या मेरे पास बिल्कुल एक ही बात है। मतलब 50 लाख अब गए तेल लाने। मैंने तुम्हें कागजात देने के लिए मना किया था, लेकिन तुम उसकी बातों में आ गई और मेरी एक बात नहीं मानी। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये गहनों का मामला क्या है, बताओ मुझे जल्दी। वो आप जब यात्रा पर गए थे तब एक दिन हमारे छोटे दामाद जी घर पर आए थे। उनका कोई दोस्त अस्पताल में है ऐसा कहकर रोने धोने का नाटक करके मुझसे मेरे सारे गहने लेकर गए। तब तो उन्होंने कहा था 15 दिन में आपके गहने लौटा दूंगा, लेकिन उसके बाद कई बार मैंने उन्हें कॉल किया तो ऐसे ही ऊटपटांग बहाने बनाने लगे। कहने लगे माँ जी आपके गहने मेरे गहने एक ही है, मेरे पास रहे आपके पास, हम दोनों अलग थोड़ी ना है। हमारे दोनों भी दामाद बिल्कुल एक जैसे ही निकले, मौका मिलते ही हमें हड़पने की योजना बनाने लगता है। वही तो, पहले वाला हर दूसरे तीसरे दिन ससुराल आ जाता था छोटी मोटी चीजें मांगने के लिए। हम पहले से उससे परेशान थे, इसलिए दूसरा वाला सोच समझ कर ढूंढा, लेकिन इसकी तो बात ही मत पूछो। इसने तो सीधे प्रॉपर्टी और आपके गहनों पर ही डोरे डाल दिए। शादी को 6 महीने हुए नहीं और इस नए दामाद ने कम से कम हमारा 70-75 लाख का नुकसान करवा दिया। पहले वाला दामाद मैं ढूंढ कर लाई थी, इसलिए राजू तुम मुझे कितने ताने मारते थे। वो जब भी तुम्हारे पास पैसे या छोटी मोटी चीजें मांगता था तो हर वक्त तुम मेरी पसंद को ताने मारते रहते थे। अब तो ये नया दामाद तुमने अपनी पसंद से सोच समझकर बिना जल्दबाजी के ढूंढ कर लाया, ये इसका भी बाप निकला। अब क्या कहना है तुम्हारा? हर दूसरे तीसरे दिन बेकार के पैसे खर्च हो रहे हैं। इस घर के दामाद आकर इस घर को लूट कर जा रहे हैं। अब ये वक्त एक दूसरे को कोसने का या दोष देने का नहीं है। आज तक जितना इन्होंने हड़प लिया उतना पहले ही बहुत हो गया। अब हमें ये सोचना होगा कि इन लुटेरों से छुटकारा कैसे पाए। बड़ा वाला दामाद छोटी मोटी चीजों के लिए साले को ठगता रहता था। साले साहब ये बेकार है तो मुझे दे दो, साले साहब वो पुराना हो गया है तो मुझे दे दो, ऐसा कहकर राकेश ने राजू को पहले से ही परेशान करके रखा था। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए राजू ने जीजू सोच समझ कर ढूंढा, लेकिन वो तो साले के नहीं सीधा अपने सास ससुर के लिए मुसीबत बन गया। माँ पापा मैं आपका बेटा हुआ, आपके बेटा जैसा हूँ, ये कहकर सीधा प्रॉपर्टी और गहनों पर हाथ मारने लगा और सास ससुर के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गया था। साला अपने जीजा से और सास ससुर अपने दामाद की हरकतों से अब थक गए थे। एक दिन ऐसे ही राकेश अपने ससुराल आता है। कैसे हो साले साहब, कई दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, माँ पापा कहाँ है? आपको जब कुछ चाहिए होता है तभी तो आते हैं आप, हमसे मुलाकात करने थोड़ी ना आते हैं। कुछ कहा क्या आपने साले साहब? अरे नहीं कुछ नहीं, आप बताइए आज कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं, परी के स्कूल की फीस बनी है तो। अरे अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मुझे भी ना डुगू के स्कूल की फीस भरनी है, लेकिन क्या है ना इस बार किसी ने किराया नहीं दिया, ऊपर से मेरी सैलरी भी 10 दिन बाद होने वाली है। मैं तो हमेशा आपको मदद करता रहता हूँ, तो इस बार आप परी के साथ साथ ना डुगू की फीस भी भर देना। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए साले साहब। अरे आप मेरे भाई मतलब उसके चाचा हो, अब चाचा फीस भरे या पिता भरे एक ही है। मैं आपसे बाकी की बात बाद में कर लूंगा, अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आता हूँ। हाँ जीजा जी। सोनाल जीजा जी को चाय पानी देना। बेचारा राकेश परी की फीस का बहाना बनाकर अपने साले को हड़पने आया था, लेकिन राजू इस बार होशियार हो गया था। उसने राकेश को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया, उल्टा डुगू की फीस उसे भरने के लिए कह दी। आते वक्त राकेश के चेहरे पर जो खुशी दिख रही थी पल भर में दुख में बदल गई थी।
2 दिन बाद ससुराल का छोटा दामाद वीरेंद्र अपने ससुराल पहुंचता है। पाई लागू माँ जी, पापा जी कैसे हो आप? अरे अच्छे हो दामाद जी, आप आ गए। आज तो आप भगवान बनकर आए हो। देखिए ना, आपके पापा जी को कितने बीमार है। डॉक्टर ने 1 महीने का कोर्स करने के लिए कहा है। अब राजू काम से उदयपुर गया है। 1 महीने तक आपको ना इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। है 1 महीने तक? रोज? हाँ, रोज, वो भी सुबह शाम। राजू कुछ प्रॉपर्टी का काम करने गया है, इसलिए मेरे पास के सारे पैसे ले गया है। अब इनका सारा अस्पताल का खर्चा आपको ही करना होगा। आप हमेशा कहते रहते हो ना, आप हमारे बेटे हो, हमारे बेटे जैसे हो। भगवान ने आपको बेटे का फर्ज निभाने का मौका भी दे दिया। लो। 2-4 महीने बाद छोटा मोटा हाथ मारता था मेरे ससुराल में, लेकिन देखो भगवान ने ऐसा फांसा पलटाया कि अब 1 महीने में पापा के अस्पताल में पूरे के पूरे खर्च हो जाएंगे। मुझे लगता था मेरे सास ससुर मासूम है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे ही हड़पते रहूंगा, लेकिन ये तो मुझसे अधिक माहिर है लोगों को हड़पने में। वीरेंद्र, तुम्हें बड़ा शौक था ना खुद को इस घर का बेटा बनने का, निभाओ अब बेटे का फर्ज। 1 महीने बाद इस घर के दोनों दामाद बिल्कुल इस घर के बेटे ही है। राजू यहाँ पर नहीं था तो आप लोगों ने हमें कितनी मदद की। अभी राजू का फोन आया था, उसे 1 महीना और लगने वाला है, तो तब तक इस घर के बेटों का फर्ज तुम दोनों को ही निभाना होगा। अरे नहीं माँ जी, 1 महीने में हमें हमारी नानी याद आ गई है। राजू भैया को जल्दी से यहाँ बुला लीजिए। हाँ माँ जी, राजू भैया को बुला लीजिए, वही इस घर के बेटे, हम तो दामाद ही ठीक है। अरे ओ दामाद जी, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सासू माँ मजाक कर रही है। आज शाम की फ्लाइट से राजू वापस आ रहा है। सुबह 6 बजे न्यूज़पेपर वाला दरवाजे के नीचे अखबार सरका कर चला जाता है। न्यूज़पेपर वाला। वर्णिका नाश्ता बनाने किचन में जा रही होती है, तभी निर्मल उसे आवाज लगाता है। वर्णिका बहू, जरा दरवाजे से न्यूज़पेपर उठाकर ला दे। वर्णिका निर्मल को न्यूज़पेपर लाकर देती है। वहीं रागिनी और सक्षम दोनों बैठे होते हैं, लेकिन निर्मल वर्णिका को ही आवाज देता है। अरे बहू, मेरे कमरे से मेरा चश्मा तो ला दे, बिना चश्मे के अब कुछ दिखाई ही नहीं देता। वर्णिका ससुर के कमरे में जाकर वहां से चश्मा लाकर निर्मल को देती है, जिसके बाद वो किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी देर में वर्णिका कहाँ हो तुम? वर्णिका किचन से भागकर सक्षम के पास आती है। क्या हुआ सक्षम? मैं नाश्ता बना रही हूँ। ओफो वर्णिका, इतनी सुबह नाश्ता कौन करेगा? तुम तो जानती हो हमें बारिश के मौसम में गरम गरम नाश्ता करने की आदत है। नाश्ता बाद में बनाना, पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो। वर्णिका किचन का काम बीच में छोड़कर सक्षम की शर्ट में प्रेस करती है, जिसके बाद वो सबके लिए नाश्ता बनाती है। सारे काम करते करते दिन के 11 बज चुके थे। वर्णिका सबके लिए कॉफी लेकर आती है। आज तो मजा आ गया ना, गरम गरम आलू के पराठे और धनिया लहसुन की चटनी, वाह। गर्मा गर्म भरवा पराठे बारिश के मौसम में ही अच्छे लगते हैं। बाहर बारिश की फुहारें, बालकनी से आती हल्की हल्की ठंडी हवाएं और साथ में गरम गरम खाना। रात से बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं तो रात ही देखकर समझ गई थी कि ये बारिश 2 दिनों तक नहीं रुकने वाली, इसलिए मैंने भाभी से कह दिया था कि कल नाश्ते में आलू के पराठे ही बनाना। वर्णिका, आलू के पराठे खिलाकर तुमने हम सबका दिन बना दिया, लेकिन ये कॉफी, अरे बारिश में कॉफी कौन पीता है? जाओ जाकर अदरक वाली चाय बना कर लाओ और साथ में कुछ पकौड़े शकौड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। बारिश के मौसम में माँ भी हमें नाश्ते के बाद चाय और पकौड़े बनाकर खिलाती थी। क्यों माँ, तुम्हें याद है ना? याद कैसे होगा? जब मैं प्याज के पकौड़े बनाती थी तो तू कहता था पालक के पकौड़े खाने हैं। जब मैं पालक के पकौड़े बनाती थी तो तू पनीर के पकौड़े खाने की जिद करता था। भाभी, आप ये कॉफी ले जाओ और चाय बना लाओ। चाय में अदरक के साथ साथ लौंग इलायची भी डाल देना। इससे तो अच्छा होता कि बहू मसाला चाय बना लेती। बारिश में मसाला चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये कॉफी तो वेस्ट हो जाएगी। अरे ये कॉफी तो अब ठंडी भी हो चुकी है, भला ठंडी कॉफी कैसे पी जाएगी? तू इन्हें ले जा। और हाँ सुन। जी माँ जी, थोड़े से प्याज के पकौड़े बना लेना, थोड़े आलू के अलग से बना लेना। क्या माँ, हमने आलू और प्याज के पकौड़े कल ही तो खाए थे। किचन में पालक भी तो रखे हैं। भाभी, तुम पालक के पकौड़े बना दो। ठीक है। बेचारी वर्णिका, जो कि सुबह उठकर सबको आलू के पराठे और हरी चटनी बनाकर खिलाती है, अब सबके लिए मसाला चाय और पालक के पकौड़े बनाने लगती। वर्णिका मन ही मन सोचती है, जब से बारिश का मौसम आया है, इन लोगों की फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। खाने की फरमाइशें अलग, ऊपर से इन सबके लिए काम अलग। थोड़ी देर में वर्णिका सबके लिए मसाला चाय और पकौड़े लेकर आती है।
वाह भाई वाह, मैं तो कहता हूँ कि ऐसे ही रोज झमाझम बारिश होती रहे और हम खाने का आनंद लेते रहें। हाँ, कभी मेरे अलावा किसी को कुछ बनाना पड़े तब पता चले। उस दिन सारे मौसम खत्म हो जाएंगे, किसी मौसम में आनंद नहीं आएगा। अरे वर्णिका, तुम भी हमारे साथ पकौड़े खाओ। तुम क्यों नहीं खा रही? और तुम्हारी चाय किधर है? हाँ वर्णिका बहू, तू भी हमारे साथ बैठ। नहीं माँ जी, मुझे और भी काम है। दोपहर का खाना बना लो, फिर आराम से बैठूंगी। क्या भाभी, अभी तो 12 ही बजने वाले हैं। दिन का खाना अभी कौन खाएगा? मैं खाना बनाकर रख देती हूँ। आप लोगों को जब खाने का हो तब बता देना, मैं खाना लगा दूंगी। वर्णिका, बारिश के मौसम में ठंडा खाना कौन खाएगा? अरे बाहर बारिश हो रही हो तो घर के अंदर चूल्हे से उतरा हुआ गर्म खाना ही अच्छा लगता है। तुम दोपहर 1 बजे खाना बनाने जाना, हम सब 2 बजे खाना खाएंगे। उससे पहले बना खाना ठंडा हो जाएगा। वैसे आज खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, बारिश के कारण कोई हरी सब्जी नहीं ला सकी थी। घर में सिर्फ आलू रखे हैं, आलू की सब्जी बना लूंगी। सुबह हमने आलू के पराठे खाए थे, फिर दिन में आलू की सब्जी कैसे खाई जाएगी? तो क्या बनाऊं माँ जी? छोले बना ले। लेकिन माँ जी, मैंने छोले भिगोए नहीं हैं। तेरे पास 1 घंटे का वक्त है। छोले को गर्म पानी में भिगो कर रख दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुकर में थोड़ी ज्यादा सीटियां लगानी पड़ेंगी, लगा लेना। अगर छोले बन ही रहे हैं तो साथ में भटूरे भी बन जाएं। ठीक है, मैं छोले भटूरे की तैयारी करती हूँ। वर्णिका किचन में जाती है और सबकी फरमाइशी खाना बनाने की तैयारी करती है। थोड़ी देर के बाद सक्षम उसे आवाज लगा। वर्णिका, ये कपलेट यहाँ से ले जाओ और आते वक्त हमारे लिए पानी लेकर आना। कुछ दिनों तक बारिश नहीं होती है, जिससे वर्णिका को थोड़ी राहत मिलती है। थैंक गॉड, जब से बारिश बंद है मेरे ससुराल वालों की फरमाइशें भी बंद है, नहीं तो मुझे सारा दिन किचन में ही खड़ा रखा जाता। वर्णिका भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, लेकिन जैसे इंद्र देवता से उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसी समय जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, प्लीज बारिश मत कराना, प्लीज प्लीज। वर्णिका अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही होती है और उसी समय जोर जोर से बारिश होने लगती है। बारिश होते ही उसके ससुराल वालों के चेहरे पर खुशियां देखने लायक होती हैं और वर्णिका के चेहरे पर शिकन। अरे भाई, बारिश हो रही है, तैयारी कर लो। सक्षम की माँ खाने पीने का इंतजाम कराओ थोड़ा। अचला देखती है कि वर्णिका के चेहरे पर 12 बज रहे थे। क्या बात है वर्णिका बहू, बारिश होते ही तू टेंशन में क्यों आ गई? कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। वर्णिका बहू, तू चिंता मत कर, बस बारिश तक की बात है। बारिश खत्म होती ही तुझे आराम मिल जाएगा। ठंड के मौसम में कोई टेंशन नहीं होगी। एक ही बार में दिन भर का खाना बनाकर रख दिया करना, जिसे जब खाना होगा खा लेगा। अभी तू रात के खाने की तैयारी कर ले। माँ, खाना तो हम रोज खाते हैं, अभी बारिश हो रही है तो कुछ चटपटा हो जाए। बोल, क्या खाएगा? कुछ ऐसा जिससे पेट भी भर जाए लेकिन दिल कहे कि अभी और खाना है। आज समोसे बनवा लेते हैं, साथ में हरी और लाल चटनी। वर्णिका बहू, आज तू समोसे बना ले। लेकिन माँ जी, घर में आलू खत्म हो गए हैं। बहू, घर में हरी सब्जियां तो होंगी ना, मिक्स वेज समोसे बना ले, सेहत के लिए अच्छे भी रहेंगे। और समोसों में पनीर भी डाल देना, समोसों का स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है। बेचारी वर्णिका सबके लिए मिक्स वेज समोसे और 2 तरह की चटनी बनाती है और सबको खाने के लिए देती है। वर्णिका बहू, तू भी हमारे साथ बैठकर समोसे खा ले। माँ जी, अभी कुछ और समोसे तलने बाकी हैं। नाना बहू, अभी समोसे मत तल, ठंडे हो जाएंगे। जब हमारी प्लेट के समोसे खत्म हो जाएंगे तब तलना, ताकि हमें गरम गरम समोसे खाने को मिले। वर्णिका मन ही मन सोचती है, ये नहीं कि सारे समोसे एक बार तलकर रख सकूं। इन सबको बिल्कुल कड़ाही से निकले हुए समोसे चाहिए। इतना तो हलवाई भी नहीं करता जितना मुझसे करवाया जा रहा है। जब तक बारिश का मौसम खत्म नहीं होता, मुझे आराम नहीं मिलने वाला। वर्णिका सोचती है कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद उसके ससुराल वालों के नखरे भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। ठंड के मौसम में पूरी फिल्म रिलीज होनी बाकी थी। बारिश का मौसम खत्म हो चुका था और धीरे धीरे शुरू हो चुका था सर्दियों का मौसम। एक सुबह, कितनी ठंड लग रही है। माँ, आज नाश्ते में कुछ ऐसा बनाओ जिसे खाकर शरीर में गर्मी आ जाए। माँ जी, मैं नाश्ते में मेथी के पराठे बना दूं? नहीं भाभी, आज नाश्ते में सरसों का साग और मक्के की रोटी बना दो। घर में सरसों का साग नहीं है, अभी तो सिर्फ मेथी ही है। वर्णिका, तुम नाश्ते में मेथी के पराठे बना दो, शाम को बाजार जाकर सरसों का साग ले आना। हम सब रात के खाने में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाएंगे। ठीक। वर्णिका सबके लिए मेथी के पराठे बनाने लगती है। वर्णिका बहू, अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी पराठे कौन खाएगा?
माँ जी, मैं पराठे बनाकर रख देती हूँ, आप लोगों को जब खाने का हो तब खा लेना, तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है वर्णिका। भला ठंड के मौसम में ठंडे पराठे कैसे खाए जाएंगे? माँ तो पराठे तभी बनाती थी जब हम खाने के टेबल पर बैठ जाते थे। तुम घर के काम पहले निपटा लो, फिर पराठे बनाना। हाँ, हमने तो ठंडा खाना कभी खाया ही नहीं, ठंडे खाने में स्वाद कहाँ आता है। हम सब 1 घंटे के बाद नाश्ता करेंगे। बहू तू पराठे तभी बनाना। वर्णिका अचला की तरफ देखती है और सोचती है कि अचला कुछ तो बोलेगी, लेकिन अचला ने उसे कहा था कि बारिश के मौसम के बाद तो तू फ्री हो जाएगी, खाना बनाकर रख देना, जिसे जब खाना होगा खा लेगा। लेकिन अचला अपनी नजरें फेर लेती है। वर्णिका मन ही मन सोचती है, माँ जी ने कहा था कि ठंड के मौसम में मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सब वैसा ही है। पूरे 1 घंटे तक पूरा परिवार वर्णिका से अपने अपने काम करवाता है। भाभी, जरा मेरे बालों में ऑयल लगाकर मसाज कर दो, आज मुझे बालों में शैम्पू करना है। वर्णिका, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। घर के सभी सदस्यों के एक एक काम निपटाने के बाद वर्णिका चैन की सांस लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचला आवाज लगाती है, वर्णिका बहू, तू यहाँ बैठी है, हम सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ जी, मैं पराठे सेक कर लाती हूँ। सबको बिल्कुल ताजे और गर्म पराठे खाने होते हैं, जिस कारण वर्णिका को एक एक करके पराठे सेकने पड़ते हैं, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। सबके नाश्ता करने के बाद, माँ जी, दोपहर के लिए खिचड़ी बना दूं? दोपहर के खाने में खिचड़ी कौन खाएगा? घर में किसी की तबीयत खराब है क्या? नहीं पापा, रात में सरसों का साग और मक्के की रोटी बनेगी। अभी मेथी के पराठे हो गए, तो मैंने सोचा कि दोपहर के खाने में कुछ हल्का बना दूं। अरे ठंड का मौसम है, इसे यूं ही थोड़े ही जाया करेंगे। भाई, खाने का असली मजा तो ठंड में ही आता है। तो आप ही बता दो, मैं खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच के बताता हूँ, अभी तो बहुत समय है। दोपहर का खाना किसे खाना है? दोपहर तो होने दे, बन जाएगा खाना भी। तब तक तू बाजार जाकर सरसों का साग ले आ। ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ। वर्णिका मन ही मन सोचती है, ये मैं कहाँ फंस गई यार, यहाँ तो जब सबको भूख लगती है उसी समय खाना बनाना पड़ता है। वर्णिका झोला उठाकर बाजार चली जाती है। रास्ते में उसे उसकी जेठानी गुंजन मिलती है। अरे गुंजन भाभी, कैसी हो आप? कितने दिनों के बाद मिली हो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ वर्णिका, तू बता कैसी है? और ये सुबह सुबह झोला लेकर कहाँ जा रही है? सब्जी मंडी जा रही हूँ, सरसों का साग लेने। आज घर में सबको सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। हमारे ससुराल वालों की आदत अभी तक नहीं गई। क्या बताऊँ भाभी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। उन लोगों की इस आदत के कारण मुझे 1 मिनट को चैन नहीं मिलता। अच्छा है आप अलग रहती हो। मैं अपनी खुशी से अलग नहीं रहती हूँ। परिवार से अलग रहना किसे अच्छा लगता है वर्णिका, लेकिन हमारे ससुराल वालों की ये आदत कि जब उन्हें भूख लगे उसी समय उन्हें गर्म गर्म खाना बना कर दो, इस वजह से मैं परेशान होकर उनसे अलग हुई हूँ। जब से अलग हुई हूँ मुझे बहुत राहत मिली है। आपने अच्छा किया भाभी, काश मैं भी ऐसा कर पाती। वर्णिका और गुंजन एक दूसरे का दुख सुख बांट रहे होते हैं। तभी वर्णिका के पास सक्षम का फोन आता है। वर्णिका, आते समय बाजार से ना गाजर, मटर, फूलगोभी, गुड़, गज्जक और मूंगफली लेती आना। पिताजी ने दोपहर के खाने में वेज बिरयानी और गाजर का हलवा बनाने को कहा है। ठीक है सक्षम। फोन रखकर वर्णिका गुंजन से कहती है, देखा भाभी, दिन के 12 बजे मुझे बताया जा रहा है कि दोपहर के खाने में वेज बिरयानी और गाजर का हलवा बनाना है। अब घर जाते जाते 1 बज जाएंगे। मुझे तुरंत खाना बनाने के लिए लग जाना पड़ेगा। 1 मिनट भी आराम नहीं है मुझे। इन्हीं कारणों से तो मैं अब ससुराल आती भी नहीं। एक दिन के लिए भी आ जाऊं तो इन लोगों के उल्टे सीधे डिमांड शुरू हो जाते हैं। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है। वर्णिका सारा सामान लेकर घर आती है और दोपहर का खाना बनाने लगती है। वर्णिका भाभी, क्या कर रही हो? हमें गज्जक, गुड़ और मूंगफली लाकर दे दीजिए ना। रागिनी, मैं खाना बना रही हूँ, ये सब तुम खुद भी तो ले सकती हो। भाभी, खाना तो बन ही जाएगा, सारी चीजें चूल्हे पर चढ़ा दो। फिर तो जो करना है सब चूल्हे को करना है। आपको क्या करना है, हमें प्लेट में सारी चीजें लाकर दे दो। माँ भी ऐसे ही करती थी। माँ तो हमें किचन में कदम भी नहीं रखने देती थी। ला दे वर्णिका, मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता तो मैं ही ला देती। घुटनों के दर्द के कारण मेरा तो उठना बैठना मुश्किल हो गया है। वर्णिका खाने की सारी चीजें हीटर के पास बैठकर परिवार को लाकर देती है। उसे देखकर अचला समझ जाती है कि अब वर्णिका से उन लोगों की हरकतें झेली नहीं जा रही है। वो मन ही मन सोचती है, कहीं गुंजन बहू की तरह वर्णिका भी हमसे अलग ना हो जाए। अगर ये अलग हो गई तो हमें घर के सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। कुछ देर के बाद वो वर्णिका के पास किचन में आती है। वर्णिका बहू, मैं समझ रही हूँ तुझ पर काम का लोड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन बस ठंड की बात है।
जैसी ही सर्दियां कम हो जाएंगी हम सबकी आदतें भी सुधर जाएंगी। फिर ना तो किसी को गर्म खाना चाहिए होगा और ना गजक मूंगफली। देख, मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है, मैं भी एक जगह चुपचाप पड़ी रहूंगी। पूरी सर्दियां झेलने के बाद जब ठंड का मौसम जाने लगता है, अब तो ठंड काफी हद तक कम हो गई है, अब जाकर मुझे चैन मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ वर्णिका के मन का वहम होता है। उसके ससुराल वालों की हरकतें इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली थी। सक्षम की माँ, मौसम अभी भी बहुत ठंडा है। आज कुछ ऐसा बनवाओ जिसे खाकर लगे कि हमने सर्दियों में कुछ खाया था। आज गोभी के पराठे बनवा दो, हमने इस सर्दियों में गोभी के पराठे नहीं खाए। मेरा तो मूली के पराठे खाने का दिल है। माँ ऐसा करो, गोभी और मूली दोनों पराठे बनवा दो। वर्णिका सबकी फरमाइशें सुन रही होती है। वर्णिका बहू, देख मैं मूली लेकर आई हूँ, फ्रिज में गोभी भी रखी है, आज रात के खाने में मूली और गोभी के पराठे बना दे। वर्णिका मन में सोचती है, ये तो हद हो गई। माँ जी ने कहा था कि सर्दियाँ खत्म होने को होंगी तब इन लोगों की फरमाइशें भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं, आज फिर फरमाइशों की बारात हो गई। ये बना दो और वो बना दो, बस बहुत हो गया, अब मैं कुछ नहीं बनाने वाली। वर्णिका सोचती है कि अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगी बहू, बस कुछ दिनों की तो बात है, उसके बाद तो तू फ्री ही हो जाएगी। अपने ससुराल वालों से तंग आ चुकी वर्णिका पहली बार अपना मुंह खोलती है। माँ जी, सक्षम बता रहे थे कि आपके हाथों के बने गोभी और मूली के पराठे वो 4-5 बार खा जाते थे। हाँ, उसे मेरे हाथ के बने पराठे बहुत पसंद है। जैसे पराठे मेरी माँ बनाती है ना, वैसे पराठे तुम कभी नहीं बना पाओगी वर्णिका। वही तो मैं देखना चाहती हूँ कि माँ जी कैसे पराठे बनाती हैं। माँ जी, आज रात का खाना आप बनाओ ना, और कोई हेल्प लेनी होगी तो रागिनी की हेल्प ले लेना, आखिर उसे भी तो खाना बनाना आना चाहिए। क्यों रागिनी, मैंने सही कहा ना? हाँ भाभी, मैं माँ की हेल्प कर दूंगी। वर्णिका अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। उसका बदला हुआ रूप देखकर अचला और रागिनी डर जाते हैं। माँ, आज भाभी को क्या हो गया? भाभी ने ऐसे तो पहले कभी नहीं कहा। रागिनी बेटा, अब हमें अपने काम खुद करने होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि गुंजन बहू की तरह ये भी अलग हो जाए, फिर हमें सारे काम खुद करने पड़ेंगे। ये आज बहू को क्या हो गया? मैं भी जाकर वर्णिका से बात करता हूँ। सक्षम बेटा, रुक जा, वर्णिका से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं और रागिनी खाना बना लेंगे। रोज रोज वर्णिका खाना बनाती है, आज मेरे हाथ के पराठे खा ले। और हाँ, वर्णिका को परेशान मत करना। अचला और रागिनी किचन में जाकर गोभी और मूली के पराठे बनाने की तैयारी करती हैं। कुछ देर के बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। वो सबके लिए खाना लगाती हैं। रागिनी, जा जाकर वर्णिका को खाने के लिए बुला ला। रागिनी वर्णिका को बुलाने उसके कमरे में जाती है। भाभी, पराठे बन गए हैं, माँ आपको खाने के लिए बुला रही है। रागिनी, अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी खाना कौन खाएगा? भाभी, हम सब तो अभी खाना खा लेंगे। ठीक है, तुम लोग खा लो, माँ जी से कहना मैं 1 घंटे के बाद खाना खाऊंगी, मेरे लिए उसी समय पराठे सेक दें। अभी ना सेकें, अभी पराठे बनाकर रख देंगी तो पराठे ठंडे हो जाएंगे। ठीक है भाभी। रागिनी किचन में जाकर अचला को ये बात बताती है। अचला खाने की टेबल पर सबसे कहती है, आज के बाद हमें अपने सारे काम खुद करने होंगे, वर्णिका को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, लेकिन वर्णिका कहाँ है? भाभी ने कहा है वो 1 घंटे के बाद खाना खाएंगी और उनके लिए पराठे तभी सेके जाएं। घर के सभी सदस्य खाना खा लेते हैं और खाना खाकर अपनी अपनी प्लेट खुद धो लेते हैं। ठीक 1 घंटे के बाद अचला वर्णिका के लिए गर्म गर्म पराठे बनाती है और एक प्लेट में लेकर उसके कमरे में जाती है। वर्णिका बहू, ले खाना खा ले, तुझे भूख लग गई होगी। ये क्या माँ जी, सिर्फ पराठे? आपने हरी चटनी नहीं बनाई, सिर्फ पराठे कैसे खाए जाएंगे? आज खा ले बहू, मैं हरी चटनी कल बना दूंगी। पराठे अभी खाने हैं तो हरी चटनी कल बनाकर क्या करेंगी आप? जाइए, मेरे लिए अभी हरी चटनी बनाकर लाइए। अचला उसी समय हरी चटनी बनाकर लाती है। ले बहू, मैंने हरी चटनी बना दी है, अब पराठे खा ले। माँ जी, पराठे तो ठंडे हो गए, भला सर्दियों में ठंडे पराठे कौन खाता है? मेरे लिए गर्म पराठे बनाकर ला दो। बहू, मैं सब समझ गई हूँ, मैं जानती हूँ कि हम सब ने तुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन आज के बाद मैं और रागिनी तेरे साथ मिलकर घर का काम करेंगे। मैं तेरे लिए अभी गर्म पराठे लेकर आती हूँ। अचला फिर से किचन में जाती है और वर्णिका के लिए ताजे और गर्म पराठे बनाकर लाती है। वर्णिका आराम से रजाई के अंदर बैठकर चटनी के साथ गर्म पराठे का आनंद लेती है। अगली सुबह वर्णिका के जाने से पहले अचला और रागिनी जाग जाती हैं। वर्णिका जब चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है तो देखती है कि रागिनी पहले से ही चाय बना रही होती है।
भाभी, मैंने चाय बना लिया है, नाश्ते की तैयारी भी कर दी है। आज मैं नाश्ते में सबके लिए इडली सांभर बना रही हूँ। आप बाहर चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सक्षम, जो कि रोज वर्णिका को अपनी चीजें ढूंढने के लिए कहता था, आज वो भी अपने सारे काम खुद कर रहा होता है। सक्षम, लाइए, मैं आपकी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। नहीं वर्णिका, मैं खाली ही तो बैठा हूँ, मैं खुद प्रेस कर लूंगा। वैसे भी ठंड के मौसम में हाथ पैर चलते रहने चाहिए, शरीर में गर्माहट बनी रहती है। निर्मल, जो कि रोज वर्णिका को न्यूज़पेपर लाने के लिए कहता था, वर्णिका देखती है कि आज वो खुद न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ रहे होते हैं और अचला तो दोपहर के खाने के लिए हरी सब्जियां काट रही होती है। वर्णिका मन ही मन सोचती है, एक रात में इतना बदलाव आ जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था।